हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आए हैं, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। इस टॉपिक को अपन क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो देखो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है, जो अवयवी कण है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसी अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं। अब पास पास है तो क्या वो इधर उधर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, तो उनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका ठोस अवस्था। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि भाई द्रव अवस्था क्या है और गैसीय अवस्था क्या है। तो ठोस की तुलना में जो अवयवी कण है वो थोड़े दूर दूर होंगे, साथ में इसका आकार निश्चित नहीं होगा, केवल आयतन निश्चित होता है। जबकि गैसीय अवस्था में जो अवयवी कण है वो दूर दूर होंगे, ठोस और द्रव की तुलना में इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका ठोस अवस्था, यानी ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अवयवी कण बहुत अधिक प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे के समीप होते हैं। तो ये अभी बताया था मैंने, ये होती है आपकी ठोस अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ठोसों का प्रकार है। एक है ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ठोसों के 2 प्रकार बताए गए। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनका आकार या ज्यामिति निश्चित होती है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये तो किस में आ जाएंगे? क्रिस्टलाइन में। अक्रिस्टलीय में कौन से आएंगे? जिनका आकार निश्चित नहीं होता, जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, जैसे लकड़ी है, कोयला है, तो ये किस में आ जाएंगे? अक्रिस्टल में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या है? ठोसों के प्रकार में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिविम जालक की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। तो देखो, त्रिविम जालक छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको बोला जाता है यूनिट सेल या एकक कोशिका। ये एक एक कोशिका मिलकर एक त्रिविम जालक का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन है आपका, निम्न में से घनीय क्रिस्टल का प्रकार है। तो एक तो है सरल घनीय संरचना, एक है काय केंद्रित यानी बीसीसी, एक है फलक केंद्रित यानी एफसीसी। तो तीनों ही क्या है? घनीय क्रिस्टल के प्रकार हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनीय जालक, एक सरल घनीय सिंपल क्यूबिक का पूछा है, कुल अवयवी कणों की संख्या। तो देखो, सिंपल क्यूबिक क्या होती है? जैसे ये घन है, इस घन के ये घन बनाया, अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? ये जो घन के कॉर्नर दे रखे हैं 8 कॉर्नर, इन 8 कॉर्नर पे क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। तो टोटल कुल अवयवी कणों की संख्या एक सिंपल क्यूब में कितनी हो जाएगी? 8। उसके बाद है, एक सरल घनीय जालक में प्रत्येक अवयवी कण का योगदान। तो देखो, ये जो घन बना हुआ है इसके पास में भी एक घन होगा, तो ये जो कॉर्नर, इस कॉर्नर को देख लो, ये एक कॉर्नर 8 घन में कॉमन होता है, तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 ही तो होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फलक केंद्रित घनीय जालक में फलकों पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण का एक कोशिका में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फलक केंद्रित घनीय जालक में फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों का प्रत्येक इकाई कोशिका में योगदान कितना है। तो देखो, ये घन बना लिया आपने, इस घन के जो ये फलक दे रखे हैं इन पे भी क्या होगा? जो एफसीसी होता है, एफसीसी, उसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर के अलावा जो जितने भी फलक है, 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पे एक एक अवयवी कण होता है। तो एक फलक है, जैसे ये फलक है, इसके ऊपर भी कोई दूसरा घन है, तो ये एक फलक पे उपस्थित जो अवयवी कण है वो 2 फलक हैं, उनमें कॉमन हो गया, तो एक में योगदान कितना हो गया? तो 2 में 1 है, तो 1 में कितना मानोगे आप? आधा भाग ही तो मानोगे।
तो इसका जो ऑप्शन है, शायद थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ, 1/2 कर लो इसको, ठीक है। कितना योगदान होगा, 1/2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल घन की कोष्टिका में कणों की संख्या पूछिए। एक सरल घन की इकाई कोष्टिका में पूछिए। देखो एक घन होता है, अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं, उस घन के कॉर्नर पे, यानी 8 कॉर्नर पे होते हैं। अब एक पार्टिकल है, उसका कितना योगदान होता है, 1/8 होता है। और टोटल कितने पार्टिकल है, 8 है, तो 8 से 8 गया, मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल काउंट करोगे आप, एक ही तो करोगे। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना, टोटल अवयवी कण पूछे तब तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इकाई कोष्टिका में पूछा है तब आपको एक ही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बीसीसी की इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या पूछिए। इकाई कोष्टिका में पूछिए कणों की संख्या। तो देखो बीसीसी क्या होता है, ऐसी घनीय संरचना जिसमें अवयवी कण 8 कॉर्नर पे होंगे। उसके अलावा जो ये डायगोनल है, एक डायगोनल पे एक अवयवी कण होता है, बीच में जो घन है उसके बीच में डायगोनल पे एक कण पाया जाएगा। अब ये घन के बीच में है, तो इसका जो पूरा योगदान है डायगोनल वाले का, वो तो इसी यूनिट सेल में होगा, तो इसका तो पूरा योगदान होगा, और है भी एक ही, तो 1/1 हो जाएगा। और 8 जो ये है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, टोटल अवयवी कण हो गया 8, तो 8 से 8 कट गया, तो ये हो गए 1 + 1, यानी टोटल अवयवी कण जो बीसीसी में है वो कितने हो जाएंगे आपके, 2। उसके बाद है एक फलक केंद्रित यानी एफसीसी की बात पूछिए, कुल अवयवी कणों की संख्या। तो देखो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में जो अवयवी कण है वो 8 कॉर्नर है, उनके अलावा 6 फलकों पे होंगे, तो 8 और 6 14, यानी कि जो टोटल अवयवी कण है वो आपके कितने होंगे, 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीसी की इकाई कोष्टिका में पूछा है। तो इकाई कोष्टिका में देखो 8 कॉर्नर वाले, उनका योगदान तो कितना हो जाएगा, 1/8, और टोटल है कितने, 8, प्लस फलक वाले कितने, 6, और एक का योगदान 1/2। तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 1 + 3, यानी टोटल अवयवी कण कितने हो गए आपके, 4। ऐसे 4 बता, इकाई कोष्टिका में पूछा तो 4, और अगर टोटल पूछे तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर देखने पर किसी पदार्थ के क्रिस्टल का आकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो सकता है, लेकिन उनके सभी अंतराफलक कोणों के मान सदैव समान होते हैं, उक्त नियम है। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फलकों के प्रतिच्छेद वाले स्थान को आप क्या कहोगे। तो देखो दो फलके हैं, जैसे ये घन है, तो ये वाली फलक और ये वाली फलक यहाँ पे जुड़ रही है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा आपका किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सममिति तत्व नहीं है। तो देखो सममिति तत्व लगभग अपने 3 पढ़े होंगे, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा सममिति कोण, एंगल ऑफ सममिति थोड़ी ना पढ़ी, ये नहीं पढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, सममिति कोण नहीं है, बाकी ये तीनों सममिति तत्वों में शामिल होते हैं। उसके बाद एक घनीय क्रिस्टल में कुल सममिति तत्वों की संख्या, सममिति तत्वों की संख्या पूछिए तो इसमें आपके एक्सिस भी आ जाएंगे, प्लेन भी आ जाएंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ जाएंगे। तो एक घन में देखो जो टोटल जो सममिति तत्व होते हैं वो होते हैं टोटल 23। इन 23 में से देखो 9 तो आपकी होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 आपकी होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन 9 में से भी देखो 3 तो आपके होते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन, और 6 होते हैं आपके डायगोनल प्लेन। 13 में देखो आपके 6 तो होती है आपकी C2 एक्सिस, 4 होती है आपकी C3 एक्सिस, और 3 होती है आपकी C4 एक्सिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ये घन में एक ही होती है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 23 सममिति तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घनीय क्रिस्टल में सममिति तलों की संख्या पूछिए। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं बताया कि भाई रेक्टेंगुलर बतानी है या डायगोनल, तो आपको क्या बताना है, टोटल सममिति
तल हो गए आपके 9। फिर है घनीय क्रिस्टल में सममिति केंद्रों की संख्या, तो सममिति केंद्र मैंने आपको बताई दी 1 होता है। फिर है एक घनीय क्रिस्टल में सममिति अक्षों की संख्या, तो अक्षों की संख्या आपको बताई 13 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेग समीकरण है, तो ये तो देखो फेमस इक्वेशन है, आपको आनी भी चाहिए। ब्रेग इक्वेशन होती है आपकी 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये एक फेमस इक्वेशन है जो ब्रेग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन जी, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसको सही कर लेना भाई। 2D साइन थीटा होगा ना कि साइन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलों की संरचना निर्धारित करने की जो डेबाई सेरर इक्वेशन है, तो देखो डेबाई और सेरर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने जो क्रिस्टल लिया था जिसकी संरचना निर्धारित करनी थी उसको एक पाउडर फॉर्म में लिया था। इस वजह से इस मेथड का नाम ही पाउडर मेथड पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, तो देखो फ्रैंकल दोष होता क्या है। जैसे कोई अवयविक कण है, केटाइन और एनाइन है, तो जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी धनायन है, जैसे एक ऋणायन फिर धनायन फिर ऋणायन, फिर यहाँ धनायन किससे जुड़ा हुआ है तो ऋणायन, ठीक है। इसको मैं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये आपस में क्रिस्टल में जुड़े हुए। यहाँ मैंने कर दिया प्लस, ये माइनस। अब ये जैसे मैं ये कर देती हूँ कि ये एक धनायन भाई इस इंटरस्टेशियल साइट में आ जाए, तो इससे क्रिस्टल में क्या आ गया डिफेक्ट आ गया। इसी डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट किस केस में पाया जाता है, तो देखो जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी बड़ा अंतर होगा वहाँ फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो ये AgBr में भी पाया जाता है, AgI यानी सिल्वर आयोडाइड में भी पाया जाता है, जिंक सल्फाइड में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक क्रिस्टल में F केंद्र होते हैं, तो देखो आयनिक क्रिस्टल में F केंद्र, आपने ये क्रिस्टल की संरचना पढ़ी होगी भाई। ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, फिर ये ऋणायन, ये धनायन, फिर ये ऋणायन, फिर ये धनायन, फिर ये ऋणायन, फिर ये धनायन, ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा। ये इस तरीके से क्रिस्टल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक धनायन है, सॉरी एक ऋणायन है, वो यहाँ से क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और अपने स्थान पे क्या छोड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं ये एक इलेक्ट्रॉन बना दी। इस इलेक्ट्रॉन वाले जो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ है इसको बोला जाता है इस साइड को F सेंटर। और ये जो F सेंटर होता है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो आप क्या कहोगे इसमें, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह जालक बिंदु जहाँ इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, तो देखो यह जालक बिंदु ही है जहाँ पार्टिकल पाया जाना चाहिए था, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन तो सही हो गया सी। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, अंतराली स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको बोलते हैं जो इंटरस्टेशियल जो साइट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन तो जो साइड थी वहीं पे जालक बिंदु में रिक्त स्थान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। धनायन का रिक्त स्थान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो गया नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका F केंद्र के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो देखो क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये F केंद्र होता है, सही बात है। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सही बात है। और ये चालक, अगर F केंद्र की संख्या बढ़ती है तो चालकता भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ठोस जिसका आकार निश्चित नहीं होता, तो ये मैंने आपको बताया था क्रिस्टल ये और अक्रिस्टलीय दो प्रकार बताया था ठोसों के, जिनमें से क्रिस्टल ठोस ऐसे होते हैं जिनके आकार निश्चित होता है, आकार या ज्यामिति बोलो, और अक्रिस्टलीय ऐसे होते हैं जिनका आकार और आकृति नहीं ज्यामिति निश्चित नहीं होती। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ए अक्रिस्टलीय ठोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा दोष यदि उपस्थित हो तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब देखो घनत्व कम होने का मतलब है जैसे आपने ये क्रिस्टल बनाया है,
एक मिनट भाई, क्या हुआ? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोष यदि उपस्थित हो तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो देखो ये जैसे आपने एक क्रिस्टल बना रखा है कि भाई ये धनायन है, उससे ऋणायन जुड़ा हुआ है, फिर धनायन है, इस धनायन से इधर ऋणायन जुड़ रखा आपने, फिर यहाँ धनायन, फिर यहाँ ऋणायन, इस तरीके से कोई क्रिस्टल बना रखा आपने, ठीक है। अब जैसे आपने फ्रेंकल और शॉर्ट के दो इफेक्ट पढ़ रखे थे, तो फ्रेंकल में तो क्या होता है कि ये धनायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो यहाँ क्रिस्टल का जो घनत्व है, मतलब सबसे पहले आप ये देख लो कि जो मास है उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मास पे इफेक्ट पड़ेगा तो घनत्व पे भी पड़ेगा। तो देखो अगर कोई धनायन या ऋणायन क्रिस्टल के बाहर जाता है, उस वाले में आपको ये देखना है कि भाई धनायन और ऋणायन बाहर चल रहे हैं, तो बाहर जा रहा है क्रिस्टल से, इसका मतलब उसका भार भी कम हो जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम हो जाएगा तो उसका घनत्व भी कम हो जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंकल में तो कोई भी केटाइन या एनाइन बाहर नहीं जाता है, तो घनत्व जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन सॉरी इसमें फ्रेंकल में तो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन शॉटकी में क्या होता है कि एक धनायन अगर बाहर जाता है तो एक ऋणायन भी बाहर चला जाएगा, इससे जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका शॉटकी इफेक्ट, क्योंकि इसमें एक धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉटकी दोष पाया जाता है, तो शॉटकी दोष देखो NaCl में भी पाया जाता है, KCl में भी पाया जाता है और सीजियम क्लोराइड में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ दिखाया गया जो एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सा दोष है। तो देखो यहाँ इस तरीके से आपको ये तो आपको दिखाया गया है एनाइन की स्ट्रक्चर, और इस तरीके से पूरा जो ब्लैक ब्लैक होल दिखाया गया है, होल नहीं ये ब्लैक ब्लैक दिखाएगी आपको केटाइन दिखाएगा। तो देखो यहाँ एक एनाइन गायब है और यहाँ एक केटाइन गायब है, एक केटाइन और एनाइन गायब होने से कौन सा डिफेक्ट होगा? शॉर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दोष है जिसकी उपस्थिति क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंकल। फिर निम्न में से शॉर्टकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, वो आपको एग्जाम्पल बताना है। तो दोनों दोष जिसमें पाए जाते हैं वो फेमस एग्जाम्पल आपको पता होगा, AgBr। तो ये आज के सॉलिड स्टेट के 30 क्वेश्चन थे। आपको ये देखना है कि इन क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो वीडियो के कमेंट में आपको बताना है।